नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल में बाढ़ की तबाही में मृतकों की संख्या बढ़कर 350 के पार, 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 285 भारतीयों से नहीं हो पा रहा है संपर्क, 84 भारतीयों को बचाया गया। विनाशकारी बाढ़ से जूझते नेपाल के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ा है भारत। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारत ने 2 खेप में नेपाल भेजी 47.5 टन राहत सामग्री और दवाएं। उनतीस अगस्त से उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय सहयोग पर होगी अहम चर्चा। कनाडा में भारत कनाडा के बीच पहली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त मंत्री ने लिया हिस्सा। निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बजट 2026-27 में घोषित प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। देश में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेवाओं को मजबूत करने, दवा विनियमन को और प्रभावी बनाने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया जोर। केंद्र सरकार भारत को खेलों का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारियों की समीक्षा की। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नेपाल में कुदरत के कहर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रसुआ और नुवाकोट में बाढ़ और तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है। कहीं उफनती नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले गई है, तो कहीं मलबे ने घरों, सड़कों और गाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया है। मुश्किल यह है कि तबाही के बीच जिंदगी की तलाश लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। राहत बचाव कार्य की टीमें हर गुजरते पल के साथ उम्मीद की एक नई किरण तलाश रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत एक बार फिर नेपाल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के रौद्र रूप धारण करने से सैकड़ों जिंदगियां लापता हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। नेपाल में आई इस विभीषिका पर हमारी खास रिपोर्ट। उफनता पानी, मलबे में तब्दील होते आशियाने और जिंदगी बचाने के लिए बदहवास भागते लोग। नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों की घाटी में काल बनकर आई इस आपदा ने सब कुछ लीन लिया। देखते ही देखते पूरी की पूरी बस्तियां जल समाधि ले चुकी हैं। सैकड़ों मीटर नीचे गिरते मलबे ने सड़कों का वजूद मिटा दिया है। नुवाकोट के देवी घाट इलाके में अचानक आई भयानक बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियां, इमारतें और सड़कें कुछ इस हालात में दिखाई दे रही हैं। कुदरत की इस प्रचंड तबाही के आगे सब बेबस है। चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। खाने का, बैठने का, सोने का और घर अब कहाँ क्या करेंगे। इधर भी था मेरा दूसरा घर, ये 2 महीने पहले खरीदा था मैंने। वो भी चला गया, खंडर हो गया यहीं पर। नेपाल में पहाड़ों से उतरे मलबे और पानी के सैलाब ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं।
प्राकृतिक त्रासदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस भयावह प्राकृतिक आपदाओं के बाद सबसे बड़ी जंग जिंदगी को बचाने की है। तबाही के इस भयानक मंजर के बीच जिंदगी को तलाशने की जंग जारी है। नेपाल सेना, पुलिस और राहत एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई भारतीय पर्यटक और श्रद्धालु भी इस आपदा के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ पानी का बहाव राहत कार्यों के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। संकट के इस समय में भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि भेजना भी शुरू कर दिया। भारत और नेपाल दो देश जरूर हैं, लेकिन रिश्तों की डोर बहुत पुरानी है। रोटी बेटी के साथ साथ धर्म और आस्था का रिश्ता है, संस्कृति और संस्कारों का रिश्ता है, और संकट की घड़ी में इंसानियत का रिश्ता है। प्रधानमंत्री जी ने कॉन्डोलेंस मैसेज भी दिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की ओर से जो असिस्टेंस ऑफर किया नेपाल में फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो हम लोग सब कॉन्डोलेंसेस भी देते हैं, हम सहानुभूति जताते हैं। जो भी हमारा पड़ोसी देश हो या कहीं भी हो, जब ट्रेजेडी होते हैं तो हम लोग सब संवेदना प्रकट करते हैं, हम सब साथ खड़े हैं। नेपाल की ये तबाही सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी वजूद के सामने कुदरत की एक सख्त चेतावनी है। राहत कार्य जारी है और दुआओं का दौर भी, ताकि मलबे के नीचे दबी हर एक सांस सुरक्षित बाहर निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेपाल में कुदरत के कहर के बीच डीडी न्यूज की टीम वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने हालात का जायजा लिया। नेपाल में आई भयंकर बाढ़ अब सैकड़ों भारतीय परिवारों के लिए चिंता का सबब बन गई है। ये परिवार अपने परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। आज यानी बृहस्पतिवार रात 8 बजे तक विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि राहत की खबर भी है। अब तक 87 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें त्रिशूली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 66 कर्मचारी शामिल हैं, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फंस गए थे। इसके अलावा तमिलनाडु के 21 लोग भी सुरक्षित बचाए गए हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे। बचाव दलों के सामने बड़ी चुनौती है। भयंकर बाढ़ में कई सड़कें और पुल बह गए हैं। संचार व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई है और नेपाल चीन सीमा से लगे कई इलाके कट गए हैं। ऐसे में दूर दराज और दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों और स्थानीय एजेंसी के साथ मिलकर संपर्क से बाहर भारतीय नागरिकों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, काठमांडू, नेपाल। प्रकृति के भीषण प्रकोप से तिब्बत के पठार से लेकर नेपाल की घाटियों तक हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित किरोंग काउंटी में ग्लेशियर टूटने और भीषण भूस्खलन के बाद आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाई है। नेपाल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में अब तक 1300 से ज़्यादा लोग लापता हैं। तिब्बत में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। तिब्बत के किरोंग काउंटी में 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 260 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। तिब्बत का किरोंग काउंटी इस आपदा की चपेट में आने वाला पहला बड़ा इलाका है। ये वही इलाका है जहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट जहां से गुजरता है। किरोंग एयरपोर्ट और सीमा से जुड़े इस इलाके में पानी, कीचड़ और चट्टानों का तेज बहाव आया। सड़कें, वाहन और इमारतें मलबे में दब गईं। बिजली और संचार व्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ा है। माना जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन से आपदा की शुरुआत हुई। मलबा लेंडे नदी बेसिन में पहुंचा। इसके बाद तिब्बत के किरोंग में भारी तबाही हुई। किरोंग से मलबा नेपाल के रसुआगढ़ी और टिमुरे में पहुंचा। इसके बाद भोटेकोशी नदी से होते हुए मलबा त्रिशूली नदी में आया और इसी मलबे में नुवाकोट और धादिंग में भारी तबाही मचाई।
मलबा और पानी का तेज बहाव पूरे रास्ते पर तबाही मचाता रहा। इस सब आपदा का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा। नेपाल के साथ ही तिब्बत में भी भारतीय नागरिकों के फंसे होने की सूचना है और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तिब्बत में भारत के 200 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। इन 200 में से 95 भारतीय गरचन में हैं और नेपाल पहुंचने के लिए बिल्सा की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं गिलोंग से 4 और जटुल्पो से 13 भारतीय नागरिक सागा टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं नेपाल की सेना ने रसुआ जिले से 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 285 नागरिक फंसे हुए हैं। इन लोगों में नेपाल के पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले भारतीयों के अलावा घूमने गए हुए पर्यटक भी शामिल हैं। त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 40 भारतीय फंसे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तमिलनाडु के 2 पर्यटक समूहों के 86 लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के रासुआ जिले के तिमुरे गया 32 भारतीयों का समूह भी वहां पर फंसा हुआ है। केरल के 33 भारतीय नागरिकों का समूह भी नेपाल में फंसा हुआ है। वहीं अलग अलग राज्यों से 61 भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हैं। मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिज़ास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो हैं, उसमें से 95 लोग दार्चेन शहर की तरफ वहाँ से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60 से 70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। भारतीय नागरिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए 24 घंटे के फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इस आपदा ने सिर्फ नेपाल और चीन को ही नहीं बल्कि कई देशों के परिवारों को भी चिंता में डाल दिया है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया और यूक्रेन समेत कई देशों के नागरिकों के लापता होने की रिपोर्ट है। नेपाल में अमेरिका के 65 लोग लापता हैं, वहीं ब्रिटेन के 33 लोग लापता हैं, कनाडा के 25 नागरिक लापता बताए जा रहे हैं, यूक्रेन के 53 लोग नेपाल में लापता हैं, मलेशिया के 51 लोग जबकि ऑस्ट्रेलिया के 35 लोग लापता हैं, रूस के 8 और जर्मनी के 8 नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के रसुआ जिले समेत कई इलाकों में भोटे कोशी नदी के उफान और फ्लैश फ्लड से मची तबाही के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक सच्चे फर्स्ट रेस्पॉन्डर की जिम्मेदारी निभाते हुए तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। राहत पहुंचाने के काम में भारतीय वायुसेना के C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर विमान जुटे हुए हैं। भारत ने गुरुवार को 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। भारत ने नेपाल अब तक टेंट, तिरपाल और कंबल और हाइजीन के किट भेजे हैं। सोलर लैंप और ज़रूरी दवाओं की खेप भी भेजी जा रही है। पीने का पानी और क्लोरीन टैबलेट्स भी भेजी गई है। स्लीपिंग बैग्स और खाने का सामान भी भेजा गया है। इससे पहले भारत ने बुधवार को 10 टन राहत सामग्री C-130J विमान के जरिए नेपाल रवाना किया था, जबकि बांके जिले के लिए 4 टन से ज़्यादा की राहत सामग्री अतिरिक्त भेजी गई। नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते सैकड़ों जिंदगियां प्रभावित है। कई देश अब आगे आ रहे हैं नेपाल की मदद करने के लिए और बहुत जल्दी भारत ने रिस्पॉन्ड किया है। ये C-17 आप देखें ग्लोब मास्टर इस वक्त ये तैयार है। इसमें रिलीफ मटेरियल लोड किया जा रहा है जो नेपाल काठमांडू पहुंचेगा। अभी जो है तकरीबन 40 टन का रिलीफ मटेरियल यहां से सप्लाई किया जाएगा, जिसमें NDRF की तरफ से तकरीबन 27 से 28 टन वो मटेरियल होगा जो कि जिसमें मॉस्किटो रेपेलेंट इस तरीके की किट्स होती है जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती हैं। 1 टन फूड पैकेट भी शामिल है और तकरीबन 10 से 12 टन मेडिकल या मेडिसिन शामिल हैं। भारत ने साफ किया कि जरूरत के मुताबिक और राहत सामग्री नेपाल भेजी जाएगी। भारतीय वायुसेना C-17 और C-130 विमानों के जरिए अतिरिक्त सहायता पहुंचाने की तैयारी में है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय खुद हालात पर नजर बनाए हुए है। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहाँ से 10 टन
करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयाँ, उसके अलावा हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा जहाज़ C-17 जहाज़ वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुँचने वाला हो या पहुँच गया होगा। कुल मिला के दोनों जहाज़ों में 47.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है। विदेश मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर तिब्बत और नेपाल के हालात की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत की टीमें और सुरक्षा बल नेपाल प्रशासन के साथ 24 घंटे समन्वय में हैं। और नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नेपाल से आने वाले पानी के कारण त्रिशूली, देवघाट और गंडक नदी में जल प्रवाह बढ़ने की आशंका है। उधर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और बिहार की सीमा नेपाल से सटी हुई है और कई नदियां नेपाल से भारत में इन्हीं राज्यों में प्रवेश करती हैं। नेपाल में कुदरत के कहर के बाद अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरे की आहट है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद त्रिशूली नदी से देवघाट और फिर गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसी आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने गंडक नदी से जुड़े जिलों में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार में वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी का प्रवाह सुचारू बना रहे और अचानक बढ़ते जल दबाव को नियंत्रित किया जा सके। बिहार के 8 संवेदनशील जिलों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जरूरी राहत सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। गोपालगंज और सारण जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में भी प्रशासन सतर्क है। वहीं पूर्वी और पश्चिम चंपारण में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहार के हालात का हेलीकॉप्टर से जायजा भी लिया। उधर उत्तर प्रदेश में भी नेपाल से लगी सीमा पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया गया है। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। जल संसाधन, राजस्व और राहत विभाग तालमेल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल की बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज तक भी दिखाई दिया है। यहाँ गंडक नदी से 4 शव बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने शवों को बाहर निकाला। नेपाल की त्रासदी को देखते हुए एनडीआरएफ की तैनाती भी बढ़ाई गई है। बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि यूपी के कुशीनगर में एनडीआरएफ की 1 टीम को तैनात किया गया है। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 4 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। गंडक रिवर का जो फ्लो है बेसिकली कुशीनगर, यूपी में वेस्ट चंपारण, फिर डाउनवर्ड्स जब तक गंगा में नहीं मिलती है, अफेक्ट होती है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी टीम की डिप्लॉय कर दिया, जिसको एजेंसीज भी मॉनिटर कर रही हैं। इस तरह के डिजास्टर होते हैं तो स्टैंड बाय रखते हैं कि कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम डिप्लॉय कर सकें, तो हमने टीम्स रिजर्व और स्टैंड बाय रखा हुआ है। इस बीच बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में कुछ कमी देखी गई है, जो फिलहाल राहत की खबर है, लेकिन एजेंसियां अलर्ट पर हैं और खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में खेल जगत से जुड़े लोगों और एथलीट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को बेहतर जीवन की गारंटी बताया और ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास डेमोग्राफी भी है और ज्योग्राफी भी। हमें ज़रूरत है इनका उपयोग कर खेल की दिशा में आगे बढ़ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का खेल जगत ने स्वागत किया है और देश में खेल प्रतिभाओं के तेजी से सामने आने की उम्मीद जताई है।
भारत का स्पोर्ट्स विजन तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। ओलंपिक 2036 को लेकर देश का युवा आकांक्षी है और खेलों के आधुनिक इंफ्रा को लेकर सरकार गंभीर है, यानी संसाधन और इच्छा शक्ति अब साथ साथ हैं। जरूरत बस प्रतिभाओं और उनके सामर्थ्य को पहचान कर उन्हें दिशा देने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हर कदम पर सरकार साथ है। ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और compete करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माई भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ में देश भर से जुड़े खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद किया और देश की युवा शक्ति से विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि युवाओं का एक एक सुझाव पॉलिसी निर्माण में समाहित किया जाएगा। युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। खेल को बेहतर जीवन और सकारात्मकता के लिए प्रधानमंत्री ने जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि खेल से अनुशासन, संयम, धैर्य के साथ साथ सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। इसलिए भारत को अब वैश्विक स्पोर्ट्स मैप पर अपनी चमक बिखेरनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशव्यापी खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर और लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रहीं। इस अवसर पर भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज नूपुर शोराड़ और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर और नूपुर शोराड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को युवाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। वहीं वेंकटेश्वर कॉलेज के छात्रों ने कार्यक्रम पर खुशी जताई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाड़ियों और युवाओं से सीधा संवाद उन्हें खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। It's going to be even a remarkable change for sports infrastructure as well as India's ability to participate in either Commonwealth Games or in Olympics. You have seen how many number of medals that India has been achieving over the last 10 years, and that is mainly because of the confidence that Modi ji has given and awoken from the students and the youth of this country. And having dialogue with youth will make us even go to closer to their hearts and deliver what they are looking for, because at the end of the day, we are building this country for our youth only. प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं खेलेगा इंडिया तो भी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो सर इससे एक मन करता है कि हाँ भाई हम भी सोसाइटी में कुछ होल्ड करते हैं और हमको भी लोग जानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। चाइना में क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे काम होता है बच्चों के, मतलब 7-8 साल के बच्चे होते हैं उनको फिर स्पॉन्सर कर लिया जाता है, वहीं पे रखा जाता है उनकी, और पहले उनको चेक किया जाता है कि वो किस
इवेंट के लिए, किस स्पोर्ट के लिए वो लोग मतलब एलिजिबल है, लाइक कोई अगर उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग तो, और उनको जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते वहीं पे रखा जाता है, फैमिली वहीं पे पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है, और मतलब तो एक वो वाले तभी वहाँ से तभी चाइना को हम लोग मेडल फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। तो धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। तो मतलब आगे भी जो हमारा टारगेट है कि हम 2036 के जो ओलंपिक जो हम इंडिया हम खुद होस्ट करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल अचीव कर पाएंगे। मेरा पहला सुझाव है, भारत की शासन व्यवस्था में युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसे बढ़ाना चाहिए। लोकसभा सदस्यों की जो औसतन आयु है वह लगभग 56 वर्ष है और विधानसभाओं में 40 वर्ष तक के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है लगभग 10% है या उससे भी कम है और स्थानीय निकायों का कोई ऐसा डेटा भी नहीं है। मैं यह समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र से निर्वाचित होना ये उनके चुनाव जीतने की क्षमता पर निर्भर करता है, मगर यदि हमें युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो उसके लिए हमें युवा सलाहकार समितियों का निर्माण करना चाहिए। If we truly want to build a Viksit Bharat, we must empower the young people to lead. And for me personally, youth empowerment means 3 things: learn, participate, and lead. Learn not just from textbooks, but through skills that prepare us for the future, be it technology, entrepreneurship, or critical thinking. I believe we should not look at this as an event that's 10 years away, instead as a mission that we should start today. India's greatest strength lies in its diversity. Different regions already have their own sporting cultures. The Northeast has shown exceptional potential in sports such as weightlifting and boxing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा होगी। उन्होंने इससे पहले 2015 में मध्य एशियाई देशों की यात्रा के हिस्से के तौर पर उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन के करीब है, जो एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। The Prime Minister will be visiting Uzbekistan on August 29 to 30 at the invitation of the President of Uzbekistan. This will be the 4th visit of Prime Minister to Uzbekistan and the 2nd bilateral visit. During the state visit, Prime Minister will have the elements of the program will include bilateral engagements with the President, followed by a banquet lunch hosted by the President in honor of the Prime Minister. The Prime Minister will also pay tribute at the Shastri Memorial in Tashkent. He will also visit the Tashkent State University of Oriental Studies, which hosts the Mahatma Gandhi Center, which is an academic and cultural center dedicated to Indian studies. At the university, Prime Minister will also interact with Indologists and scholars. विदेश मंत्रालय के मुताबिक उज्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक जाएंगे। The Prime Minister will travel to Bishkek from 31st August to 1st September to participate in the 26th SCO summit. This year marks the 25th anniversary of SCO. The theme of the summit is 25 years SCO, together towards sustainable peace, development, and prosperity. SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. India's priorities in SCO are based on secure SCO. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से उज्बेकिस्तान का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच गहरे संबंध हैं। भारतीय कला संस्कृति के साथ साथ उज्बेकिस्तान में भारतीय उत्पाद काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने राजधानी ताशकंद में भारतीय उत्पादों के एक बड़े स्टोर का जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं नमस्ते एशियन सुपरमार्केट में ताशकंद में, और यहाँ पर देखिए ये एक शॉप है, दुकान है, जहाँ पर
अधिकांश आपको भारतीय उत्पाद दिखेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स दिखेंगे। खासतौर पर जब चर्चा होती है बाहर तो मसालों की बहुत चर्चा होती है और आप देखिए यहाँ पर मसाले हैं, न केवल मसाले बल्कि चावल और तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स और तमाम ऐसे उत्पाद हैं जिन पर भारतीय छाप लगी हुई है, यानी वो भारतीय उत्पाद हैं। और इस दुकान को चलाने वाले हमारे साथ हैं नीता गुप्ता, मनोज गुप्ता, इनसे हम बातचीत करेंगे। भारतीयों को तो हम जानते हैं कि वो मसाले हैं, अचार है, चावल है, और जो लोग दूसरे देशों से यहाँ रह रहे हैं उनकी क्या डिमांड है, क्या वो यहाँ आपसे चाहते हैं कि आप इस स्टोर पे रखें? उनकी यही डिमांड है। एक तो आटे की काफ़ी डिमांड रहती है, यहाँ आटा नहीं मिलता है और बासमती राइस नहीं मिलता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, इंडियन कंपनी के अन्य उत्पाद भी हैं, तो उनकी भी क्या यहाँ मांग हो रही है? स्किन केयर प्रोडक्ट की भी खूब मांग है। ब्यूटी की भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लोकल्स ताशकंद में हैं, इनको इंडियन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली इंडिया जाते हैं या हमसे भी ऑर्डर से मंगाते हैं, हम लोग इनको मंगा कर भी देते हैं स्पेशली। अब यहाँ पर सिर्फ इंडियंस के अलावा काफ़ी अदर नेशनलिटीज़ भी हैं। लोकल्स को भी बहुत नया शौक लगा है क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान और दुबई काफ़ी जाते हैं, तो इनको इंडियन खाने का अच्छा टेस्ट लगा है और ये लोग खुद बनाना शुरू करा है इन्होंने। खाने पीने के अलावा भी हम बहुत सारे आइटम्स देख रहे हैं, तो उनमें क्या क्या है जो आप मंगाते हैं और यहाँ पर डिमांड बढ़ती है? काफ़ी सारे भारतीय ब्रांड दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कॉस्मेटिक में क्या है, थोड़े बहुत ब्रांड हमने रखे हैं, कोशिश करी है। बैंगल्स, कोशिश ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुछ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस रखी हुई हैं हमने। हिना की बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पर, इंडियन हिना की। तो कोशिश करते हैं कि लोगों की डिमांड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर सके, हम लोग जितना हमारे बस की उतना कोशिश करते हैं। भारतीय महिलाएं तो यहाँ पर रहती ही हैं, उनके अलावा बाकी जो महिलाएं हैं उनकी डिमांड क्या रहती है जब उस दुकान पर आपके आती हैं? उनकी डिमांड एक हिना, बैंगल्स और कॉस्मेटिक की काफ़ी ज़्यादा रहती है, रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। हिना को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कॉस्मेटिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं और उसे दोगुना करने के प्रयास हो रहे हैं, और यहाँ ये ट्रेंड दिखाता भी है कि भारतीय उत्पादों की काफ़ी मांग है उज्बेकिस्तान में और वो बढ़ भी रही है। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ताशकंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी उज्बेकिस्तान दौरे से आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा से बिजनेस कम्युनिटी को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसे लेकर ताशकंद में औषधि उद्योग से जुड़े अशोक तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक कुमार तिवारी, जो एक फार्मा कंपनी चलाते हैं। इसके साथ ही साथ ताशकंद में एक भारतीय समुदाय के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। किस तरह से देख रहे हैं फार्मा सेक्टर को यहाँ, और भारतीय कंपनियाँ जो यहाँ आ रही हैं कितनी ग्रोथ है उनको यहाँ, इस अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो? फार्मा ही नहीं, उज्बेकिस्तान में आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ बढ़ोतरी की, अपने कैपिटल की ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी ना हो। वो चाहे फार्मा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर सेक्टर में आज बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। सरकार हर तरह के लोगों को यहाँ प्रमोट कर रही है, चाहे वो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी यहाँ जुड़ना चाहते हैं, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, हर छोटे बड़े लोगों के साथ सरकार बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रही है। यहाँ के लोग भारत के प्रति बहुत ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, भारतीयों में विश्वास करते हैं, और हर की इच्छा होती है कि भारत की कंपनियाँ आए। हम अब देख रहे हैं कि बीते वर्षों में भारतीय कंपनियों ने रुचि दिखाई है, और भारत की जो नीति है कि हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो दुनिया की ग्लोबल कंपनियां बने और उनमें अग्रणी कंपनियां बने। मैं ये जरूर कहूँगा कि आज इस बार हम लोग अपने प्रधानमंत्री साहब को तीसरी बार मुझे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, और हर विजिट में उन्होंने एक हम लोग को लक्ष्य दिया था। यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उन्होंने कहा था कि भाई आने वाले समय में हम लोग का जो विदेशी व्यापार हो, हम लोग का व्यापार की सीमा $1 बिलियन हो, जिसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आने वाला जो हम लोग का टारगेट है, लक्ष्य है, वो $3 बिलियन का है। तो इस $3 बिलियन के लक्ष्य को आराम से हासिल करने के लिए यहाँ की सरकार ने सारे भारतीय व्यापारियों के लिए अलग से एक माहौल खड़ा कर रहा है। जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर बाकी लोग हैं, वो किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को देख रहे हैं? मोदी साहब की विजिट हुई थी, उसके बाद हम लोग को ये ज़रूर महसूस होना शुरू हुआ था कि जहाँ जहाँ जिस सेक्टर, चाहे फार्मा का सेक्टर था, एग्रीकल्चर था, यहाँ स्किल लेबर की सप्लाई थी, हर में एक्टिवली प्रोग्रेस दिखाई दिया। बहुत लोग आने शुरू किए, बहुत रियल ग्राउंड पर काम नज़र आना शुरू हुआ।
तो मैं इस विजिट में मुझे पूरा उम्मीद है कि जो चीज़ें बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार तिवारी जी थे जो यहाँ पर एक फार्मा कंपनी रन करते हैं। फार्मा सेक्टर में बहुत सारी जो इंडियन कंपनियाँ हैं उनकी उज्बेकिस्तान में पहले से उपस्थिति है और अब अवसर बढ़ रहे हैं बाकी अन्य सेक्टर्स में भी। तो उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और उज्बेकिस्तान दोनों को काफ़ी फायदा होगा और तमाम जो भारतीय कंपनियां हैं उनको निवेश के अवसर मिलेंगे और विस्तार के भी अवसर मिलेंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ताशकंद। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग में विस्तार की बहुत संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को इस सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ताशकंद में उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की। आई एम नैनिश बोरा, पुणे से हूँ। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में लास्ट 22 ईयर्स से 23 ईयर्स से आई एम वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम लोग इतना एक्साइटेड है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए, तो आई होप कि इस बार काफ़ी कुछ आगे बढ़े। रिलेशन ऑलरेडी कल्चरल सोशल रिलेशन काफ़ी है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के साथ इस विजिट में थोड़ा ज़्यादा फोकस हो। बाकी तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत प्रेम ऑलरेडी है यहाँ पे, एंड मोदी साहब इज लुक्ड अपॉन एज अ ग्रेट लीडर। मेरा नाम अमित मुंशी है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। पिछले 12-13 साल से उज़्बेकिस्तान में रहता हूँ। हम बहुत खुश हैं और पॉजिटिव है। इनका हमेशा ये रहता है कि जब भी वो आते हैं तो इंडियन डायस्पोरा से ज़रूर एक मुलाकात करते हैं। मेरा नाम सौरीन पटेल है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। यहाँ पर मैं पिछले 20 साल से रहता हूँ। प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं जो वाइस प्रेसिडेंट काम पर अपना काम करता हूँ। हर विजिट के बाद कोई ना कोई हमको एक अच्छा एक रिस्पांस मिलता है, लोगों से भी, यहाँ के लोकल लोग और गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो इस विजिट के बाद भी हमारे अपेक्षा है, आकांक्षा है कि आप आए और कम्युनिटी के लिए, इंडियन कम्युनिटी, बिजनेस समुदाय के लिए भी, लोकल लोगों के लिए भी और ऑफकोर्स उज़्बेक गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा एक बेनिफिशियल विजिट रही आपका। उपभोक्ताओं को अब 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि भवन से उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोबाइल वैन के जरिए ये प्याज लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किफ़ायती दर पर प्याज उपलब्ध कराने के साथ साथ बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखना है। देखिए हमारे संवाददाता अंकित मिश्र की खास रिपोर्ट। देश भर में प्याज की कीमतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में बफर प्याज की खुदरा बिक्री एनसीसीएफ, नेफेड, सफल और केंद्र भंडारण के आउटलेट के साथ साथ मोबाइल वैन के जरिए की जा रही है। एनसीसीएफ की 9 दुकानों और 40 मोबाइल वैन के अलावा केंद्रीय भंडार के करीब 100 आउटलेट्स के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इन प्याजों को पहुंचाया जाएगा। साप्ताहिक बाजारों और ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर भी बिक्री का दायरा अब आगे और बढ़ाया जाएगा। उपभोक्ता विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा है कि प्याज का पर्याप्त स्टॉक देश भर में है। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उन सभी जगह पे ट्रक्स के माध्यम से या कांदा एक्सप्रेस के माध्यम से ये प्याज पहुंचेंगे और रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से कंज्यूमर को 35 रुपए किलो के दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में ही अगर देखें तो करीब हम इसे मोर देन 100 आउटलेट्स के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। इसमें एनसीसीएफ के करीब 9 आउटलेट्स हैं, नेफेड के 34 आउटलेट्स हैं और केंद्रीय भंडार के करीब 110 आउटलेट्स हैं और साथ ही साथ हम लोग सफल के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, उनके करीब 300 आउटलेट्स हैं। चालू वित्त वर्ष में नासिक से नई दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की खेप जाएगी। इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी जैसे प्रमुख उपभोग केंद्रों तक सड़क मार्ग से भी बफर प्याज भेजा जा रहा है। 35-40 वैन्स यहाँ से हैं। हमारे अपने निजी जो हमारी नेफेड की दुकानें हैं वो हैं, एनसीसीएफ की दुकानें हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स हैं, उनके माध्यम से जिन भी रिटेल की दुकानें जहाँ पे पॉश मशीन है, जहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस अवेलेबल हो सकता है, उन दुकानों से और ई कॉमर्स के माध्यम से भी इसका वितरण किया जा रहा है। और जैसा मैंने अभी बताया कि अभी दिल्ली सरकार के साथ चर्चा चल रही है जिसमें वो लोग अपने पीडीएस की शॉप जो हैं उसको हम लोग उनको एक मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। वो दिल्ली सरकार अपने पीडीएस दुकानों से भी उनको नागरिकों को उपलब्ध कराएगी। सरकार ने प्याज की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेल और सड़क परिवहन के हाइब्रिड मॉडल को अपनाया है।
मोबाइल वैन रिटेल आउटलेट की लोकेशन संबंधित एजेंसियों के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की जाएंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। तैयारी पूरा है। हम लोग नासिक से सॉर्टिंग ग्रेडिंग शुरू कर दिया है और हमारा जो रेल से 385 मेट्रिक टन आ रहे हैं, यानी 21 वैगन्स भर के आ रहे हैं। दिस विल बी अराउंड 30 to 40 ट्रक्स विच विल बी अवेलेबल इन दिल्ली इन द इवनिंग टुडे, विच वी विल बी डिस्पोजिंग ऑफ थ्रू e-auction, through various multi-portal system. Stock is not an issue and we have the logistics and the network to do both wholesale as well as retail. उपभोक्ता मामले विभाग देश भर के बाजार की कीमतों, आवक और मांग के आधार पर बफर स्टॉक से प्याज की निकासी और उसके गंतव्य तय किए जाते हैं। प्याज पर बेहतर प्रयास लगातार जारी है और इसी को लेकर के ये जो तैयारी कांदा एक्सप्रेस है वो भी आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ से कई सारी जो मोबाइल वैन्स है वो भी निकाली गई और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्याज के दाम जो है उस पर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बनती नजर आएगी। कैमरामैन दत्ता के साथ अंकित मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। भारत और जापान के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को नई रफ्तार देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में ओसाका में जापान की कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठकें हुई। बैठकों में भारत में निवेश बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विस्तार और नई तकनीक में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत जापान की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि कारोबार, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ओसाका में जापान की कई दिग्गज कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठकों में भारत में निवेश और कारोबार बढ़ाने को लेकर अहम चर्चा हुई। We have about 1,500 companies which are today present in India from Japan. They are all increasingly recognizing the value of localization, the value of having their entire manufacturing chain operating in India, the advantages that economies of scale gives them because of the large domestic market, coupled with opportunities to export around the world. ओसाका में भारत जापान आर्थिक सहयोग को लेकर हुई इन बैठकों में अलग अलग सेक्टर के लिए निवेश के नए रास्ते तलाशे गए। ओमरोन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO जुंटा त्रियुजिनागा के साथ हुई बैठक में ऑटोमेशंस, डिजिटल सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत में तेजी से बढ़ता औद्योगिक ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बाजार जापानी कंपनियों के लिए बड़ा अवसर बनकर सामने आ रहा है। वहीं डाइकिन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट और CEO नाओफुमी तोकेनाका के साथ भारत में कंपनी के निवेश और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को और विस्तार देने पर चर्चा हुई। भारत में एयर कंडीशनिंग की बढ़ती मांग, विशाल घरेलू बाजार और निवेश को बढ़ावा देने वाले सुधार जापानी कंपनियों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी भारत की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। मिजुनो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट अकितो मिजुनो के साथ बैठक में स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स वियर और फुटवेयर के क्षेत्र में निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। भारत की युवा आबादी और खेलों के प्रति बढ़ती दिलचस्पी इस सेक्टर को तेजी से विस्तार दे रही है। इसके अलावा डाइकी एल्यूमिनियम के चेयरमैन ताकाआकी यामामोटो के साथ एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग और इससे जुड़े उद्योगों में सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। भारत का तेजी से विकसित होता मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और बढ़ती औद्योगिकी मांग जापानी निवेश के नए रास्ते खोल रही है। We spent nearly $130 billion each year for the last 3 years on infrastructure and plan to continue to do so for many more years. We've doubled our port capacity in the last decade. We've increased our airports from about 74 to over 160. We have brought in new inland waterways. We have electrified the railways. इन बैठकों से साफ है कि भारत जापान आर्थिक रिश्ते अब पारंपरिक कारोबार तक सीमित नहीं है। ऑटोमेशन से लेकर मेडिकल टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री तक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जापानी निवेश का बढ़ता भरोसा भारत के मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के साथ साथ देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्रा की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में संकल्प से सिद्धि का मोदी युग पुस्तक का विमोचन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक भारत को एक आत्मविश्वास से भरे देश में बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर आधारित है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 2014 के बाद देश के विकास में आए बदलाव का विशेष जिक्र किया। When our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji took over our great nation as the Pradhan Sevak, it is totally different India. At the time, India was one of the fragile 5 economy. Crores of Indians were below the poverty line. The infrastructure situation was inadequate. Even our own military cannot reach our borders so easily. Almost 1/3 of our country was affected by nationalism. The security of our nation's borders were challenging. Only 12 years have passed. Today, you and me and everyone are witnessing the transformation of Bharat. That is the greatest achievement of Narendra Modi ji. जिन्हें 12 वर्ष में भारत में हर क्षेत्र में टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की, ये पुस्तक मैंने देखा, नाप कर लिखा है कि ऐसा व्यक्तित्व भारत में युगों युगों में अवतार लेता है। ऐसा पुरुष आता है जो मातृभूमि के लिए काम करने के लिए आता है। भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे अंतराल के बाद आर्थिक और वित्तीय सहयोग को नई दिशा देने की कोशिशें तेज हुई हैं। कनाडा में भारत कनाडा के बीच पहली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा की ओर से वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया। बातचीत में फोकस दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की क्षमताओं और ज़रूरतों को जोड़ते हुए व्यापार और निवेश के नए अवसरों को तलाशने पर रहा। भारत और कनाडा ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इनमें सीमा पार भुगतान, वित्तीय स्थिरता, फिनटेक और कैपिटल मार्केट और अनेक क्षेत्र शामिल रहे। Substantive and productive inaugural India-Canada bilateral economic and financial dialogue. The world is going through a profound transformation. There's just a lot of uncertainty everywhere. And the geopolitical and economic realities are constantly evolving. So in this background, closer economic cooperation has become increasingly important to build resilient, sustainable and inclusive economies, both in Canada and in India. And therefore, in building this strong relationship, our principals, the Prime Minister of India and the Prime Minister of Canada, have set a very ambitious goal for us. So, and that has brought in fresh momentum and strategic direction to our bilateral relationship. दोनों देशों का मानना है कि वित्तीय प्रणालियों के बीच बेहतर सहयोग से व्यापार, निवेश और रेमिटेंस के प्रवाह को और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक मजबूत करने और इसे विविध बनाने पर भी जोर दिया गया। ऊर्जा क्षेत्र और साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा को भी दोनों देशों ने सहयोग का अहम क्षेत्र माना। भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतें और कनाडा की ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत क्षमता दोनों देशों के बीच साझेदारी का बड़ा आधार बन सकती है। We would have more than double two-way trade to a level of 70 billion by 2030. So they charted the course. They said what we want to see by 2030 is a two-way trade of 70 billion. And I think it's highly achievable, Minister. You know, we are very complementary. And today what we have seen is that we're going to take the step to do that. And Canada offers, like I said, Canada is a very stable and predictable partner. And I think in today's world, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय बजट में घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में देश में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेवाओं को मजबूत करने, दवा नियमन को प्रभावी बनाने, संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल कार्यबल तैयार करने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पहले चरण में मार्च 2027 तक 160 जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा।
इन अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि गंभीर मरीजों को समय रहते बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। समीक्षा में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी गई। इसके तहत करीब 1.5 लाख देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य भारत में गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती चिकित्सा सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आगामी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को खेलों का वैश्विक हब बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में 2036 ओलंपिक खेलों की भारत की दावेदारी के साथ साथ 2029 के वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।